वादिया कश्मीर से और जबरवन हिल्स के तले डल झील के किनारे इस खूबसूरत SKICC के लॉन से दूरदर्शन न्यूज आप तक लेके आ रहे हैं खिलता कश्मीर खास अंक। खास इसलिए क्योंकि 10 साल बाद यहां पे आम चुनाव होने वाले हैं और पहले चुनाव आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। और कहा जाता है और माना भी जाता है कि ये चुनाव कई मायनों में और भी ज्यादा खास है क्योंकि नया कश्मीर का जो टेम्पलेट है, जो नैरेटिव है, वो इन चुनावों में एक बहुत ही अहम रैलिंग पॉइंट या मुद्दा भी माना जाता है। लेकिन ये एपिसोड या ये अंक खास है क्योंकि हमारे साथ मौजूद ऐसे मेहमान हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप हैं उमर अब्दुल्ला साहब, आप तालियों से इनका स्वागत करें। आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। आप सेंटर में भी आपने दो मिनिस्ट्रीज का एज अ MOS कार्यभार भी संभाला। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरपर्सन हैं और आप अब्दुल्ला फैमिली के 3rd जनरेशन पॉलिटिशियन भी है। मुस्कुरा रहे हैं उमर साहब। और आप इन चुनाव में फिर से शिरकत भी कर रहे हैं, लेकिन आपने पहले कहा था कि आप नहीं लड़ेंगे। देन यू हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। ये बदलाव कैसे हुआ, कहां से आया? और उसके साथ ही मैं ये सवाल जोड़ना चाहूंगी उमर साहब, ये वोट या जो आपका जो आउटरीच है टू द पीपल ऑफ कश्मीर, योर ओन पीपल, किस पे आधारित है? ओपनिंग रिमार्क्स। देखिए, आपका पहला सवाल ये था कि जब इलेक्शन ना लड़ने की मैंने बात की थी तो फिर मैदान में कूदा क्यों? और सवाल सही है, पूछा भी जाना चाहिए जी। इत्तेफाक से मैं कल इसी जगह किसी और चैनल के प्रोग्राम के लिए इसी तरह यहीं पे बैठा था और उनका भी पहला सवाल यही था कि क्योंकि ये सवाल इनका है। मैं समझता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं सर। इसलिए कह रहा हूं कि ये जाहिर सी बात है। अच्छा चलिए, मैं इस पे एक ट्विस्ट ऐड करती हूँ। चलिए ऐड करिए ट्विस्ट। शायद ये भी आपसे पूछा गया हो क्योंकि सवाल तो वही बनते हैं। पहले तो यू हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड माइंड जो आप हमें बताएंगे, और उसके बाद एक सडन डिसीजन की 2 कंस्टिट्यूएंसी से आप आगे बढ़ेंगे। ये कई लोग कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड था। फिर उसमें आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्या आप, अगर रिजल्ट्स आपके फेवर में रहे, तो क्या आप एक यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर बनना चाहेंगे? चलिए अब आप जवाब इतने सवाल किए आपने कि मुझे अब पहले तो सवाल याद रखने होंगे। आखिरी सवाल का मैं पहले जवाब दे देता हूं। 8 अक्टूबर के बाद वज़ीर आला का फैसला होगा। पहले लोगों की बहुमत आने दीजिए। मैं इलेक्शन के नतीजों से पहले इस सवाल को लेके बात करना ही नहीं चाहता हूं क्योंकि इससे पहले भी मुझसे इसी तरह की गलती हुई। मैं पार्लियामेंट के लिए सवाल तैयार कर रहा था, मैं पार्लियामेंट के लिए रेजोल्यूशंस तैयार कर रहा था, मैं पार्लियामेंट के लिए अपनी पहली तकरीर कर रहा था, लेकिन बारामूला के लोगों ने मुझे पार्लियामेंट के लिए तैयार ही नहीं किया। तो वो सवाल, वो रेजोल्यूशंस, वो तकरीरें सब रह गईं। इस बार मैं वो गलती करूंगा नहीं। 8 अक्टूबर को नतीजे निकलने दीजिए, उसके बाद अगर अलायंस को लोगों की तरफ से बहुमत मिली तो वज़ीर आला की दफ्तर का फैसला जो है उसके बाद होगा। अब मैंने अपना फैसला क्यों बदला? वो इसलिए कि मैं अपनी जगह कायम था कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन मुझे कई लोगों ने, जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, या तो व्हाट्सएप के ज़रिए उनको मेरा नंबर मिला। जब ये इलेक्शन कमीशन में जब आप फाइल करते हैं तो नंबर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो उनको मेरा नंबर मिला, ईमेल मिला, और उस ज़रिए उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे ये कहा कि ना, आप असेंबली इलेक्शन के दौरान हमसे वोट मांगेंगे, आप कहेंगे कि असेंबली के लिए वोट दें, लेकिन जिस असेंबली के लिए उमर अब्दुल्ला खुद खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, लोग उस असेंबली को वोट दे क्यों? अगर मैं खुद उस असेंबली को नहीं मानता हूं तो मैं किस मुंह से जाके लोगों से कहूं, देखिए ना, अब ये असेंबली मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन आपको इस असेंबली के लिए वोट देना होगा। तो अपनी जगह मैं मान गया कि मेरा ये कहना कि मैं ये असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, ये गलत है। या तो फिर मेरी तंजीम भी ना लड़ती, या तो फिर मैं लोगों से कहता कि आप इस इलेक्शन में हिस्सा ना लो, और वो मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं लोगों को
वोट डालने के लिए तैयार कर रहा हूं, तो उस असेंबली के लिए मुझे खुद तैयार रहना होगा। इस चीज को जानते हुए कि ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं जी। ना ये वो असेंबली है जिस असेंबली का हमें हक है, लेकिन उस असेंबली तक पहुंचने के लिए ये असेंबली जो है एक अहम कदम है। तो चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। अब आपने मुझसे पूछा कि मैंने 2 सीटों पर क्यों लड़ा। क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि मेरे पीछे जेल से लोग लगाए जाते हैं सिर्फ मुझे हराने के लिए। बारामूला में जब ये हुआ कि मैंने इसको अनयूजुअल नहीं समझा। मैंने सोचा ना, अब ये चलिए, इंजीनियर रशीद साहब ने इससे पहले भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था 2019 में, वो एक से ज्यादा बार वहां लंगेट से एमएलए रह चुके हैं, उनका वहां से इलेक्शन लड़ना कोई मतलब अनयूजुअल बात है नहीं। लेकिन जब मेरे नामजदगी का गांदरबल से ऐलान हुआ तो अचानक यहाँ अफवाहों की बाजार जो है वो शुरू हुई, और ये अफवाह चली कि एक सर्जन बरकती साहब, जिनके कागज साउथ कश्मीर के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से नामंजूर हुए, वो अब गांदरबल आएंगे मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने। और मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा उसका ना गांदरबल से कोई लेना देना, ना उसने गांदरबल में कभी इलेक्शन लड़ा है। मुझे लगता है अगर आप उसको जम्मू कश्मीर का नक्शा दिखाओगे तो गांदरबल शायद उस नक्शे पर ढूंढ भी नहीं पाएंगे। मुझे लगा कि ये शायद कोई साजिश के तहत मुझे ये लोग मेरे पीछे लगाए जा रहे हैं, और इसको साबित करने के लिए मैंने कहा मैं चोरी छुपे एक दूसरे सीट की तैयारी करूंगा, मैं उस सीट का ऐलान करूंगा नहीं। और हमने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, एक बीरवा एक बड़गाम। तैयारी मैंने बड़गाम की पूरा होमवर्क, लेकिन बेचारे बरकती साहब, उनको शायद लगा कि क्योंकि 2019 में मैं बीरवा से जीत के गया था तो इस बार भी मैं बीरवा से दूसरी जो है सीट भरने का काम करूंगा। गलती लगी, वो बीरवा चले गए, मैं बड़गाम आ गए। लेकिन साबित मैंने किया कि इन लोगों को जेल से लाया जाता है सिर्फ मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए। चलिए हम रिजल्ट्स डे तक वी विल वेट एंड देन वी विल हैव अनदर कॉन्वर्सेशन रिवॉल्विंग दिस। अब कंटिन्यूएशन टू दैट, 2014 में मैंने आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू किया था यहीं पास में, फ्लड्स, यू वर द चीफ मिनिस्टर, आप मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद अब आप चुनाव लड़ रहे हैं। इन 10 सालों में कहते हैं ना, लॉट ऑफ वाटर हैज पास्ड अंडर द ब्रिज, लेकिन आपका पॉलिटिकल फील्ड भी काफी चेंज हो गया है। इस बार आपकी जमात ब्लैंकेट बायकॉट नहीं दे रही है, लेकिन पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। इस बार बीजेपी आपको एक फॉर्मिडेबल चैलेंज दे रही है और पीडीपी को भी दे रही है, ये बीजेपी का दावा है। वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं, अब वो कहेंगे हाँ, तो कहें। अभी ये जो चेंज आपको बीजेपी का चैलेंज यहाँ नजर कहाँ आता है? हमें तो बीजेपी कहीं ग्राउंड पे नजर नहीं आती। वो चलिए आपके चैनलों के जरिए वो बात करते हैं, लेकिन जिस पार्टी ने कश्मीर के तमाम सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, वो क्या चैलेंज करें? जम्मू? नहीं, जम्मू तो अलग बात है। जम्मू में तो चलिए, जम्मू में बीजेपी का रहा है, जम्मू का कश्मीर का हिस्सा लेकिन सिर्फ जम्मू जीत के आप हुकूमत नहीं बना सकते। तो आपका मानना है कि बीजेपी का यहाँ पे अभी कोई, बीजेपी का जम्मू कश्मीर में, जम्मू में तो चलिए है, कुछ जगहों तो पे मान लिया आपने, जम्मू में है, लेकिन जम्मू में 2014 के मुकाबले में आज उनकी पोजीशन जो है काफी कमजोर है। आप 2019 के पार्लियामेंट के नतीजे देखिए और 2024 के नतीजे देखिए। उस वक्त बीजेपी को कितने वोट मिले, इस बार कितने वोट मिले। जहां उस बार दोनों जम्मू के उम्मीदवार और उधमपुर के उम्मीदवार 3 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीते, इस बार उनका मार्जिन 1.5 लाख के आसपास जाके रुक गया। कश्मीर में उनका कोई नामो निशान देखने को मिल नहीं रहा। नामो निशान, आई थिंक हम एक गन को जंप नहीं करेंगे, देखते हैं अभी आगे क्या होगा, क्योंकि क्या बात है, उनके उम्मीदवार नहीं है। बिल्कुल उम्मीदवार नहीं है, लेकिन भाजपा वही पार्टी है जो आपके हब्बा कदल से उन्होंने कश्मीरी पंडित को टिकट दी है। तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, वो इकलौते कश्मीरी पंडित है नहीं, बात कश्मीरी पंडित की नहीं है उमर। द पॉइंट इज दैट आपके मैनिफेस्टो में आपने कश्मीरी पंडितों की वापसी का भी देयर इज बहुत इंपॉर्टेंट वो है, लेकिन टिकट्स या नॉमिनेशन भी कई पंडितों ने फाइल। हम नॉमिनेशन टोकनिज्म के लिए नहीं करते। तो आपके लिए विनेबिलिटी नहीं थी कश्मीरी पंडितों की? नहीं, ये हकीकत है। बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली इट इज अ फैक्ट, बीजेपी का उम्मीदवार हब्बा कदल से नहीं जीतेगा। चलिए, नहीं जीतेगा, ये हकीकत है। ये आप मान के चलिए वो नहीं जीतेगा। कश्मीरी पंडितों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। एक तो रिजर्वेशन के जरिए उनकी नुमाइंदगी का बंदोबस्त असेंबली में हो चुका है, आपके क्या लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में कई ऐसे तबके हैं जो इस असेंबली में नुमाइंदगी नहीं पाएंगे।
जम्मू कश्मीर के सरदार हैं। शायद मुझे नहीं लगता है कि इस असेंबली में सरदार जीत के आएगा, लेकिन सरदारों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। अगर असेंबली के जरिए नहीं तो जब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस हासिल होगा, हमें फौरी तौर अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को कायम करना होगा और उन तमाम तबकों को नुमाइंदगी देनी होगी जिनकी आवाज पूरी तरह से असेंबली में मौजूद नहीं है। उसमें हमारे सरदार भाई बहन हैं, उसमें हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, उसमें दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं जिनकी आवाज श्रीनगर या जम्मू तक पहुंचती नहीं है। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए उम्मीदवार खड़े करना वो उस कौम के साथ नाइंसाफी होती। चलिए, आपका मानना है दिखावा है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अब मैं आगे बढ़ूंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी, ऐसी क्या मजबूरी थी उमर साहब की आपको कांग्रेस से कोई मजबूरी नहीं थी। तो फिर क्यों आप कॉन्फिडेंट नहीं थे? आप अकेले अगर बीजेपी वाले यहां छोटी पार्टियों के साथ अपना रिश्ता बना सकती हैं, अगर उनके साथ अलायंस के लिए जो है दरवाजा खुला रख सकती हैं, तो हम लोग इलेक्शन से पहले अलायंस क्यों नहीं कर सकते? आप बाद में भी करेंगे? क्यों बाद में क्यों करें जब हमने इलेक्शन से पहले अलायंस किया हुआ है? आप खुश हैं उस अलायंस से? बिल्कुल खुश हैं। अगर हम खुश नहीं होते हम करते क्यों? लेकिन अब हम पोस्ट पोल की बात नहीं करते होम मिनिस्टर साहब की तरह। होम मिनिस्टर साहब ने तो खुल के कहा कि अगर बीजेपी को नंबर नहीं आते वो यहां कश्मीर की छोटी पार्टियों के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं। हम वो लोग हैं जो वोटर को पहले ही से कह रहे हैं ना, हमारा एक अलायंस है, आप हमारे अलायंस को कामयाब करिए। हमारी अलायंस जो है जम्मू से भी सीटें जीतेगी, कश्मीर से भी सीटें जीतेगी। हम तमाम तबकों की नुमाइंदगी करके जम्मू कश्मीर की खिदमत करेंगे। थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा सप्लीमेंट्री ऐड करूंगी एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। 84 आउट ऑफ 90 का आपका एक कुछ अंडरस्टैंडिंग है और उसमें भी आपकी कुछ फ्रेंडली फाइट है। मैंने कुछ कार्डर्स से बात की तो कुछ कार्डर्स आपस में कंफर्टेबल नहीं है। हम बाहर तो दिखा रहे हैं कि हम एक साथ हैं, बट अंदर आप क्या कांग्रेस के बिल्कुल साथ चल रहे हैं क्या? मैं अभी उनके साथ मैं अभी उनके साथ मिलकर कैंपेन करके आया हूं। सलमान सोज से भी बात कर रहे थे अभी बात कर रहे थे, तो हमारी एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है। चलिए अब आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग आपको हमने इससे पहले 3 महीने पहले मिलकर पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े जी, और नतीजे इतने खराब नहीं थे, इतने अच्छे भी नहीं थे। 6 में से 3 जीते हमने। ओके उमर साहब, ये आपके मैनिफेस्टो में मैंने कश्मीरी पंडित की बात की, आपने दोबारा से पाकिस्तान से बात करने की बात की, लेकिन जरूरत क्या है? क्योंकि पिछले 5 साल में जो हमने, अब यू मे डिसएग्री बट आप इस तथ्य को रविश नहीं कर सकते हैं। आजकल पेल्टिंग, शटडाउन, कैलेंडर, सेपरेटिज्म, ये ये सवाल बहुत प्रिडिक्टेबल है, लेकिन ग्राउंड पे तो ये सब नहीं है। आई नो आप कहेंगे कि आतंकवाद अब जब बंद नहीं है, दुकानें चल रही है। हम दुकानें पहले भी चलती थी। कहाँ चलती? आपको 12 में दुकानें खुली नहीं दिखी? कहाँ चलती थी? नहीं थी। कैलेंडर्स होते थे। लोग भूखा मर गए क्या? नहीं, बात भूखा मरने की नहीं तो फिर क्या? अगर दुकानें खुली नहीं थी तो लोगों ने कमाया कैसे? आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर सब ठीक था 19 से पहले? नहीं, सब ठीक तो नहीं था, लेकिन सब खराब भी नहीं था। आप लोगों को बदकिस्मती से, और ये मैं क्या कह सकता हूं, ये आपकी मजबूरी है, आपको 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं दिखता। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये हकीकत है। ये आप मान के चलिए, आपको 2014 में जम्मू कश्मीर में अच्छा कुछ नहीं दिखता। आपको सारी खराबी दिखती है, सारी तबाही दिखती है। आपको उस वक्त के टूरिस्ट नजर नहीं आते, आपको उस वक्त के यात्री नजर नहीं आते, आपको उस वक्त की दुकानें नजर नहीं आती, आपको उस वक्त के प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आते। आपको लगता है कि 2014 के बाद पैराशूट के जरिए ये सारा कुछ जो है बना है। जहां हम बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी शायद आपके नजरिए में 2014 के बाद बना। ये डल का झील 2014 के बाद भरा, ये पहाड़ियां 2014 के बाद बनी। 2014 में दूरदर्शन ने यहीं पे ऐसा ही एक शो किया था, लेकिन आप लोगों को ये दिखता नहीं है। आप लोगों को सिर्फ 2014 के बाद दिखता है। ओके, नहीं, ये ऐसा हम 2014 और 2019 के बीच का जो सफर है हम उसको थोड़ा आगे, लेकिन आपने मुझसे, सॉरी, मैं जो सवाल आपने मुझसे पूछा मैंने उसका जवाब नहीं दिया कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत पे क्यों जोर दे रहे हैं। आपने ये सवाल उस वक्त वाजपेयी साहब से पूछा था जब वो सरहद पे जाके कह गए कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। लेकिन उसके बाद जो हुआ था, नहीं, अगर उस वक्त दूरदर्शन ने, वजीर आजम वाजपेयी साहब ने ये नहीं पूछा कि आप ये क्यों कह रहे हो, आप आज मुझसे क्यों कह रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? We saw a lot of bloodshed. But he never shied away from extending a hand of friendship. But our Prime Minister also never shied away to have a dialogue initially. But then what we saw, we don't want to talk about that. चलिए, एक सेकंड के लिए मान लीजिए
इस हिस्से का जम्मू हम कश्मीर बालाकोट पुलवामा को तो नहीं भूल सकते ना। इस हिस्से के जम्मू कश्मीर को आप एक तरफ रखिए जी। जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा उनके पास भी है, क्या उस पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं है? वो हिस्सा तो हमसे जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल है। तो लाइए ना, तो बातचीत के जरिए लाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं बातचीत करिए। आप बातचीत के जरिए, क्योंकि देखिए जंग, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। जंग के जरिए आप ला नहीं सकते। आपने कितनी जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी हैं? 3.5 जंग। 1 इंच जमीन वापस लाए हमने? नहीं लाया ना। तो अगर लाने की कोई उम्मीद है बातचीत के जरिए है। अगर बातचीत पे हम जोर दें तो क्या खराबी है? 1 सेकंड के लिए आप इस हिस्से के जम्मू कश्मीर पे बात ना करना चाहें ना करिए। जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा उस तरफ है, उस पे बात करिए। जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा चीन के पास है उस पे आप बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो भी लाइए ना। क्या वो तैयार है आने के लिए? वो आपका इलेक्शन का मुद्दा तो है नहीं इस बार। तो आप इलेक्शन छोड़िए ना, लेकिन ये प्रोग्राम तो इलेक्शन पे है। चलिए बीजेपी का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई गॉट योर पॉइंट। ऑब्वियसली you have an opinion and everybody is entitled to that opinion. अब रैलिंग मुद्दा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, मेरी समझ से रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड नहीं है। दैट इज योर आइडियोलॉजी। बट आपका इस पे क्या मत है? क्या आपको लगता है कि इस पे आप जो रैलीज में बात करते हैं ये आपको वोट दे सकता है? इज दिस योर प्लान? व्हाट इज योर प्लान ऑन इट? किस चीज का? रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। वो तो हम हासिल करके रहेंगे। लोग चाहते भी हैं। लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया क्यों गया। आखिरकार जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने से हमें मिला क्या? मुझे आज तक किसी भी एक बीजेपी के लीडर से इस सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं मानता हूं कि बीजेपी के लिए 370 एक सियासी मुद्दा था। वो 370 पे जो कर गए अपने मैनिफेस्टो के तहत कर गए, लेकिन कहीं पे भी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों की बात नहीं की और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने की बात नहीं की। खुदारा मुझे ये बताएं जनाब, 2019 के बाद आज ये 5वां साल है, मुकम्मल हो गए 5 साल, ये 6ठा साल चल रहा है। मुझे बताइए ना, अब यूटी बना के जम्मू कश्मीर को क्या हासिल हुआ? आपके मानना है कि कुछ हासिल नहीं हुआ? कुछ नहीं। मुझे बताइए ना, ऐसी क्या चीज है जो जम्मू कश्मीर को यूटी के जरिए मिला है जो हमें रियासत के जरिए नहीं मिलता? जो अमन की बहाली की बात होती है, बच्चा स्कूल रेगुलरली जा रहा है, इसके लिए यूटी बनना कहां जरूरी था? बच्चा लेकिन आपका जो टेरर की जो पूरी कमर है वो टूट चुकी है। देखिए, उसके लिए भी यूटी बनना जरूरी नहीं था। हम वैसे लेकिन आप ये एक्नॉलेज करेंगे? एक सेकंड, आप शायद आइन को पूरी तरह से समझ नहीं पाती। हम वैसे भी मरकज के ही कंट्रोल में थे, यहां हुकूमत नहीं थी। यहां कंट्रोल होम मिनिस्टर साहब का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था या नहीं था? जी बिल्कुल। राजभवन से हो रहा था, ठीक। यहां यूटी की जरूरत नहीं थी, यहां वैसे भी दिल्ली का ही कमांड चलना था। गुस्सा अभी भी काफी है आप? गुस्सा तो रहेगा ही, क्योंकि मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं कि हमें जलील करने की क्या जरूरत थी, हमें बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी, हमें इस तरह मतलब परेशान करने की क्या जरूरत थी? आखिरकार हमारी क्या खता थी? आप कहते हो, और जब मैं आपकी बात नहीं, मैं मरकज की बात और बीजेपी की बात करता हूं, बार बार ये कहते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान से आता है। अगर आतंकवाद पाकिस्तान से आता है तो उसका खमियाजा और उसकी सजा जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों दी? हमारी क्या खता थी? बंदूक पाकिस्तान से आई, हमने नहीं लाई, सारा उन्होंने किया, ठीक है। ये बीजेपी का कहना है। बट आप कह रहे कि आप उनसे बात करें। आप उनको यूटी बना नहीं सके, आप उनको कुछ कर नहीं सके, सजा आपने हमें दी। और आज तक मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, मुझे इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने की जरूरत क्या थी और यूटी बनाने के बाद हमें मिला क्या। तो अब इन चुनावों के बाद क्या आपको लगता है कि एक नए दौर के, एक पॉलिटिकल दौर के, एक नई सियासत के दौर की शुरुआत हो सकती है? आप कई इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं कि इट विल टेक टाइम। किस चीज को टाइम लगेगा? वापस स्टेटहुड को रिस्टोर करने। क्यों टाइम लगेगा? नहीं लगना चाहिए। वजीर आजम साहब ने पार्लियामेंट में ये कमिट किया है, वजीर आजम साहब ने हर तकरीर में इस चीज को दोहराया है। आपका फिर विजन क्या है? श्रीनगर आके यहां पे इस बाग में उन्होंने योगा किया और उसके दौरान हमें फिर कहा कि हमें रियासत का दर्जा हासिल होगा। वक्त क्यों मिलेगा? मुझे तो लगता है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को मुकम्मल होंगे, 12
कि से पहले हुकूमत बननी चाहिए। मैं तो कहता हूं 15 तारीख से पहले पहले यहां मरकज की तरफ से उस ऑर्डर पे दस्तखत होना चाहिए और हमें अपनी रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। इस पे वक्त क्यों? जब वजीर आजम साहब ने पार्लियामेंट में कमिट किया है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कमिट किया है, मैं तो मान के चलता हूं कि हमारे वजीर आजम साहब झूठ नहीं बोलेंगे हमें, वो अपनी बात पे कायम रहेंगे और जल्दी से हमें रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। आपके वालिदा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक कहा कि अभी 100 साल लगेंगे, नॉट फिगरेटिवली लेकिन नहीं, वो स्टेटहुड की बात नहीं कर रहे थे, वो 370 की बात कर रहे थे। स्टेटहुड के लिए हम 100 साल इंतजार, हम स्टेटहुड के लिए 100 साल क्या, हम 100 दिन भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है ना। आप स्टेटहुड हमें वापस दे दीजिए। 370 की बात चले, वो लंबी बात है, वो हम फिर करेंगे। अभी करते हैं तो उस पे आपका क्या मत है, क्या प्लान है उसको लेके? हम उसको, उस मुद्दे को जिंदा रखेंगे और क्या, कैसे उस पे बात करते रहेंगे जिस तरह आपने मुझसे सवाल किया, मुद्दा जिंदा तो रहा। अब अगर आप इस पे खामोश रहते, मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता। मैं आज आपने सवाल किया, मैं मैं मुद्दा जिंदा रख रहा हूं। नहीं, बिल्कुल इन चुनाव में 370 की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। इट्स एन ऑब्वियस क्वेश्चन, बट लेट्स मूव ऑन एंड अब इश्यूज के बारे में थोड़ा हम बात करें। ये जो वोट है, जो आप वोट मांगने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं, आई थिंक आप अग्री करेंगे कि डाउनटाउन में भी अब बहुत बड़ी तादाद में लोग रैलीज में हिस्सा ले रहे हैं। डाउनटाउन जो एटलीस्ट वी अग्री ऑन समथिंग, डाउनटाउन जो एब्सोल्यूट नो गो जोन्स होते थे फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो नहीं था। नहीं, मैं माफी उमर साहब, मैं यहाँ आपसे माफी चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। मुझे सियासत करते हुए 25 साल हो गए। मैंने 3 पार्लियामेंट के इलेक्शन श्रीनगर से लड़े हैं। मेरा कोई ऐसा कैंपेन नहीं है जहां मैं डाउनटाउन जाके लोगों से मैंने न वोट मांगे हो। आपके लिए नो गो जोन्स नहीं थे वो? बिल्कुल नहीं थे। मैं पत्रकारों की बात कर रही हूँ, मैं आर्सन, पेल्टिंग और आम कश्मीरियों की बात करती हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। वहां पे यहाँ पे मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ कई सारे पत्रकार मेरे सामने बैठे हैं जिनको मैं पहचानता हूँ। शायद ही इनमें से कोई ऐसा है जो पिछले 96 के बाद डाउनटाउन ना गया हो। कोई ऐसा नहीं है जिसने डाउनटाउन कवर ना की हो। मैंने भी कवर की है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं नो गो मैंने कवर, नहीं सर, उस वक्त कवर करने में और आज की कवरेज में जमीन आसमान का नहीं, वो दूसरी बात है। वो उसी दूसरी बात की मैं पहली बात कर रही हूं। बीच में हालात खराब होते रहे, वो मैं मानता हूं, लेकिन ये कहना कि डाउनटाउन नो गो एरिया था या डाउनटाउन कोई जा नहीं सकता था या डाउनटाउन में कोई सियासत नहीं होती थी या डाउनटाउन में रैलीज नहीं होती थी, ये गलत है। डाउनटाउन में ये इंप्रेशन देना गलत है। बेशक लोगों ने उस हद तक पार्टिसिपेट नहीं किया जिस हद तक वो करना चाहते थे। मैं तारीफ करना चाहूंगी द वे यू आर कंप्लीटली डाउन प्लेइंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डाउनटाउन। व्हाट आई मेंट वाज कि आपके लिए आई एम सॉरी, आई टेक ऑब्जेक्शन टू दैट। No, I am sorry, I take objection to that. I am not downplaying downtown. I am countering your narrative that downtown was a no-go area that did not participate in politics. I am saying downtown participated in spite of the trouble. Downtown was never a no-go area and it was never away from politics. They participated in elections, maybe not as much as you might like or I might like, but they were brave enough to come forward and participate in elections. They participated against the calls of the boycott. They participated against the threats. They came out, even if less numbers. Even less numbers is more than nothing at all. And now there are no boycott calls. There are no Azadi slogans. Wo change? No, अच्छी बात है. Look, for a party like the National Conference, no other party has lost people to militancy as much as National Conference. After the security forces, as an organization, we have given the most sacrifices. So the National Conference would obviously welcome a situation where my cadre can come out to vote without reprisal. It's something that we welcome. Why should we not welcome it? Okay. And आपकी ये लड़ाई इन चुनाव में किसके साथ है? पीडीपी के साथ सीधी टक्कर है और हमारी लड़ाई मुख्तलिफ सीटों में मुख्तलिफ लोगों से साथ है। जैसे कि कुछ सीटों पे पीडीपी, कुछ सीटों पे इंजीनियर, कुछ सीटों पे पीसी, कुछ सीटों पे आजाद उम्मीदवार, कुछ सीटों पे शायद अपने ही 1-2 साथी जो छोड़ के चले गए, जम्मू की कुछ सीटों पे बीजेपी, कोई एक मतलब ये आजाद उम्मीदवार कितना थ्रेट साबित हो सकते हैं? कितना क्या थ्रेट? आजाद इंडिपेंडेंट फैक्टर। देखिए, वोट कुछ हद तक तकसीम तो करेंगे वो, और इसलिए शायद उन्हें थोड़ा सा
एक आपको मदद भी लगता है दी कि जा रही आपको है। उससे डेंट आ सकता है आपके वोट बैंक में? हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी हैं, हमारे लोग तो निकल आएंगे जी। अगर हमारे खिलाफ वोट अगर बढ़ गया तो चलिए, इसमें एतराज क्यों। कितना कॉन्फिडेंट और कितने आश्वस्त है नेशनल कॉन्फ्रेंस? अगर कश्मीर की सियासत की जब भी बात होती है तो इट कैन नॉट बी विदाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक बहुत अहम स्तंभ है, लेकिन अब हम अपनी जगह कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन हमें घमंड नहीं है। हम वो लोग नहीं है जो 400 पार की बात करके 240 पे ही अपनी गाड़ी रोक दें। तो इसलिए हम यहाँ कोई आंकड़े नहीं दे रहे हैं कि हम मेरा अगला सवाल आंकड़ों पे ही था। हाँ नहीं, इसलिए मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 400 करे और फिर आधा भी क्रॉस ना हो। इसलिए मैं ना 70 की बात करूंगा ना 80 की बात करूंगा। मैं सिर्फ इतना, आप कोशिश जितना करें जी। एक सियासतदान के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सवाल क्या पूछेंगी, जरूरी ये है कि मैं जवाब कौन सा देना पसंद करूंगा। जी। मैं इतना ही कहूंगा कि हम अपनी जगह क्वाइटली कॉन्फिडेंट हैं, बट उससे ज्यादा नहीं। स्माइल मुझे कुछ और ही बता रही है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या वापसी का रास्ता? मैं ओवर कॉन्फिडेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें मेहनत करनी होगी, हमें लोगों तक पहुंचना होगा, हमें वोटरों को हमारे हक में वोट देने के लिए तैयार करना होगा। वोट ऑटोमेटिकली किसी पार्टी को नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी होती है, उसके लिए काम करना होता है, वो हम करेंगे। उमर साहब, आपको एक पॉलिटिकल शिफ्ट ऑन ग्राउंड नजर आ रहा है, एक नई क्रॉप ऑफ यंग लीडरशिप दैट इज कमिंग अप अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, पार्टी नहीं बट ओवरऑल। हर इलेक्शन में नए लोग उभर के आते हैं। ये कुछ आपको इस बार कुछ अलग लग रहा है? इस बार कुछ ऐसी तंजीमें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं जो 30-35 साल इलेक्शन के मैदान से बाहर रहे। वो एक बदलाव है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर इलेक्शन में नए लोग जो हैं उभर के सामने आ जाते हैं। ये इलेक्शन भी ऐसा है, इसमें उम्मीदवार कुछ ज्यादा हैं। अगर मेरी जानकारी सही है तो पहले 2 फेजों में 50% जो हैं आजाद उम्मीदवार हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन आजाद उम्मीदवारों में कुछ नए चेहरे होंगे। एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे मेरी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, सबों ने कोशिश की कि कुछ नए चेहरे सामने लाए जाएं। जी। ऐसा क्या हुआ कि इस बार जो टॉप पॉलिटिकल फेसेस जम्मू कश्मीर के रहे और फॉर्मर मुख्यमंत्री, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स रहे, मैं किनके बारे में बात करूं, जैसे डॉक्टर साहब है, महबूबा है, गुलाम नबी आजाद साहब है, दे डिसाइडेड टू स्टेप बैक। आपने अपने रीजंस हमें बताएं। व्हाट इज योर असेसमेंट? I can't answer for Mehbooba. At least for National Conference. I can answer for Farooq Saab. Yes. His age is not now an age where he would run around as a star campaigner or as a vote seeker. He's campaigning for National Conference, but it's not possible to put him into a seat and expect him to be able to campaign. It's not fair on him. And every party requires a generational shift. This is perhaps the time for that generational shift in the National Conference. And he wants. And as far as Azad Saab is concerned, unfortunately his health has not been good. I hope that he recovers, but his health perhaps did not allow him to participate. And what about PDP's Mehbooba ji? That, like I said, if she comes here, you ask her. So who is your formidable threat this time? कौन है आपका? I've already answered that question. Our threat changes from seat to seat. Your threat changes from seat to seat, but अगर पूरा आप कश्मीर का एक political आप scenario canvas देखें इन चुनाव में, Umar Abdullah is the tallest leader who is contesting, who is back in the fray. So we have, I have been asked to ask you that am I or talking to the future Chief Minister of Jammu Kashmir? I answered that question right in the beginning where I said you want to be non-committal on that. I'm not. It's not that I want to be. I am non-committal. I am not going to put the cart before the horse. As far as I am concerned, I don't look beyond the 8th of October. So anything you want to ask me post 8th October, we'll have to wait for post 8th October. Okay. ये भी कुछ कॉन्वर्जेशन सुनने में आई कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली 2 पार्टीज में या 2 परिवारों में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है जो काफी टाइम से और काफी सालों से चलता आ रहा है। ये नया कश्मीर एक नई लीडरशिप को आगे लाएगा और 2019 के बाद गुस्सा था लोगों में।
अब शायद डाइल्यूट हुआ हो टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स महबूबा जी की हम गुस्सा किसके खिलाफ? टॉप लीडरशिप के खिलाफ, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ 2019 एब्रोगेशन जब हुआ था, ये कॉन्वर्सेशन। ये सरकारी लाइनें आप यहाँ मत दोहराइए सर, ये सरकारी ये सरकारी, मैं माफी चाहता हूँ, ये सरकारी लाइन है। 2019 में जो यहाँ हुआ वो हमारे बारे में नहीं था, वो दिल्ली ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया। इसको आप हमें क्यों घसीट रहे हैं? अगर उस वक्त गुस्सा हमारे खिलाफ था, हमें गिरफ्तार क्यों किया? आपने यहां से 1 मील दूरी पे गेस्ट हाउस में मुझे 8 महीने के लिए बंद क्यों रखा? अगर लोगों को मेरे खिलाफ गुस्सा था, मुझे बाहर छोड़ देते, लोग मुझे पकड़ लेते। आपने मुझे गिरफ्तार किया, आपने मेरे खिलाफ पीएसए लगाया, और पीएसए लगाते हुए आपने ये कहा कि मेरे ऊपर पीएसए लगाना जरूरी है क्योंकि मैं बॉयकॉट कॉल के खिलाफ लोगों को वोट देने के लिए तैयार करता हूं। मैं शायद इकलौता सियासतदान हूं जिसको लोगों को वोट तैयार करने के लिए पीएसए का जो है केस लगाया गया। और आप कहते हैं लोग मेरे से नाराज थे। अगर मेरे से नाराज थे तो आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? लेकिन फिर लोकसभा चुनाव में तो उम्मीदों से लोकसभा चुनाव में जो हवा बनी, वोट भी वो तो मैंने आपको कही दिया ना कि मेरे पीछे आप लोगों ने जेल में जो बंद लोग हैं उनको लगा दिया। ना बोले उमर साहब, ये आप लेकिन आप ये मरकजी चैनल है जी, मरकजी चैनल है। जब मैं आपकी बात करता हूं तो मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं जी, लेकिन मैं पत्रकार हूं, मैं हुकूमत नहीं हूं। जब मैं आपके चैनल की बात कर रहा हूं। नहीं, हम चैनल है, वी आर ए नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टर, और हम कोई किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का स्पोक्स पर्सन या माउथ पीस नहीं है, कॉन्ट्रेरी टू द परसेप्शन। मैं आपको स्पोक्स पर्सन के तौर पर उमर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। नाउ गोइंग फॉरवर्ड 2024, किन मुद्दों पे, वेरी नटशेल में, जो मोटे मुद्दे हैं अब आपके, जिनको लेके आप गांदरबल और बड़गाम में इतनी रैलीज कर रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आप कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये वोट आपको किस पे मिलेगा? एक तो मैं पहले इस चीज को दोहराता हूं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। मैंने सिर्फ कहा कि क्वाइटली कॉन्फिडेंट, फर्क है। यू सेड क्वाइटली। हाँ, तो एक वो। दूसरा मुद्दे गांदरबल और बड़गाम के लिए अलग नहीं है। जो वादे हम गांदरबल और बड़गाम में कर रहे हैं वही वादे हम जम्मू कश्मीर के 90 सीटों में कर रहे हैं। और वो ये कि पिछले 10 साल की जो तबाही हुई है जम्मू कश्मीर में, जो लोगों के साथ इस्तिसाल हुआ है, जो लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, चाहे वो बिजली को लेके हो, चाहे वो तालीम को लेके हो, चाहे वो सेहत को लेके हो, चाहे वो राशन को लेके हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर की स्कीमों को लेके हो, चाहे वो पकड़ धकड़ को लेके हो, चाहे यहाँ पुलिस की तरफ से सीआईडी वेरिफिकेशन को लेके हो, चाहे हमारे जो नौजवान बाहर के जेलों में बंद हैं उसको लेके हो, चाहे रियासत का दर्जा वापस हासिल करने के लिए हो या अपनी सियासी मुद्दों को जिंदा रखने के लिए हो, हम इन तमाम मुद्दों को लेके लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। सो हैविंग सेड दैट, क्या ये चुनाव एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड और हिस्टोरिकल शिफ्ट मार्क कर सकते हैं जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स में? किस तरह का शिफ्ट? First, after abrogation of Article 370. वो तो उसमें वो शिफ्ट क्या है? That's a fact. They are the first elections after abrogation. They are the first elections after UT. They are the first elections after division of the state. So in that respect, there are many firsts. There are many firsts. So that's why they are unprecedented and historical. In that respect, of course, they are unprecedented. They are for all the wrong reasons. Okay, we'll leave it there. Thank you very much, Mr. Omar Abdullah, for talking to us on DD News. We'll have to wait and watch till the election results day. And आपने हमें वादा किया यहाँ पे कि तब आप हमसे बात करेंगे, जो भी रिजल्ट हो। इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। So 90 सीट, 3 फेजेस में चुनाव, और 18 सितंबर इंतजार कुछ ही और दिनों का। और लेकिन उमर साहब क्वाइटली कॉन्फिडेंट है, वेरी कॉन्फिडेंट नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सत्ता में वापसी होगी। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वापसी हुई तो क्या उमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, उस पे अभी ये चुप्पी साधे हैं। थैंक यू वेरी मच, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खिलते कश्मीर में हम सबसे जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।